एक क्लास 10 का अर्थशास्त्र है, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। यह क्लास 10 का है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में, कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इसके जनक कौन है या इसके जो लेखक कौन है। तो जो है यहाँ होता है यहाँ पर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जो भी वस्तु का उत्पादन होता है, जो भी हमें सेवा मिलता है, उसी के बारे में हम इस अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की किताब में पढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा, जो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके अर्थ में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। अर्थ का मतलब होता है धन। क्या होता है जी? धन। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यह अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, इनका एक पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका हिंदी होता है राष्ट्र का धन। राष्ट्र का धन। देखिए 1776 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुआ, इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। इसी में बताया गया था किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य को मानते थे। कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनके किताब से पहले जो हम लोग अर्थशास्त्र का जनक मानते थे, किसको मानते थे? कौटिल्य को। लेकिन जब यह किताब प्रकाशित हुआ जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से बताया गया क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके बाद पूरे विश्व ने इनको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में स्वीकार कर लिया। कब से? 1776 के बाद से। और इनके पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। लेकिन यह सिर्फ जनक है, जो राइटर है, जो लेखक है अर्थशास्त्र का, वो अभी भी कौन है? तो कौटिल्य ही है। कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए, ठीक है, सब सेम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौन? कौटिल्य। जनक है कौन? तो एडम स्मिथ, ठीक है। इससे पहले जनक कौन था? तो वह थे कौटिल्य, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का किस तरह विकास हुआ, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह हम लोग अपने देश भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम था। तो जितनी भी उसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया को मिट्टी का चिड़िया कौन बना दिया? मैंने सब कुछ यहां से धन संपत्ति को लूटकर लेकर चला गया। अब यह अर्थव्यवस्था जो है लगभग हम लोग 200 वर्षों गुलाम के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। यहां पर अंग्रेज जो नीति अपनाया था, उस नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। यहां के लोगों को आपस में लड़ा दो, लड़ाने के बाद जब वो आपस में लड़ेगा तब उसके ऊपर शासन करो। हिंदू मुस्लिम है धर्म के नाम पर लड़ा दो, तो आपस में लड़ना शुरू कर देगा। और यहाँ जो भी इनकम होगा आसानी से हम क्या कर सकते हैं? आय प्राप्त कर सकते हैं। तो फूट डालो और शासन करो की नीति को अंग्रेज यहां आस्थापित करके और क्या किया कि यहां पर शासन स्थापित किया, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जब सत्ता हमारी हाथों में आया, तो उस समय से हम लोग का जो है जीडीपी यानी जो आय था हम लोग का, वह अपने हाथों में आ गया। तो इसमें पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब धन, पैसा, रुपया। तो इसी धन का
जो कमाने का क्या व्यवस्था है, किस तरह अर्थ जो है धन संपत्ति आता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। एक अर्थशास्त्री है ब्राउन, ब्राउन के अनुसार अर्थशास्त्र जो है यानी अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य करता है और उस कार्य में लगने वाला पैसा धन ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यानी जीवन जीने का एक साधन है। कौन? अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, ब्राउन के अनुसार कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, लिखिएगा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। या पूछा था यह किनके अनुसार, तो ब्राउन के अनुसार। ब्राउन कौन है? एक अर्थशास्त्री है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश है अपने से कमजोर देश पर जब अधिकार कर लेता है, उसका शोषण करता है, तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और हमारे भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, यहां शोषण किया, तो अंग्रेजों के लिए क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। लेकिन जो सत्ता यहां पर स्थापित किया, जो शासन व्यवस्था यहां स्थापित किया, वह शासन व्यवस्था हमारे लिए साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था कहलाया। तो उपनिवेशवाद जब कोई बड़े देश छोटे देश पर अधिकार कर ले, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और जो सत्ता स्थापित करे, जो शासन स्थापित करे वहां पर, वह शासन हमारे लिए क्या जाएगा, साम्राज्यवाद हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या समझे आप लोग, यहां उपनिवेशवाद। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ना है अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी जो अर्थव्यवस्था है, धन कमाने की जो व्यवस्था है भारत में, वह किस किस तरीके से लोग यहां पर इनकम करते हैं। और भारत सरकार है, जो भारत सरकार का जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो जीडीपी में जो है किस सेक्टर या कितना योगदान है, लोग कहां कहां से इनकम करते हैं, सरकार के पास किस सेक्टर से कितना इनकम आता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, इसे बांटा गया 3 प्रकारों में। आगे जब आप अगले क्लास में जाइएगा तो वहां पर यह अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, 3 से भी 4-5 हो जाता है। लेकिन 10th के सिलेबस के अनुसार जो है आपका अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, यह बटा कितना भाग है, 3 भागों में बटा गया है। पहला भाग का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा का नाम है तृतीयक क्षेत्र। अब यह प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन होते हैं, द्वितीयक में कौन आते हैं, या तृतीयक में कौन आते हैं, और किस में कितना इनकम होता है, उसी के बारे में क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कृषि संबंधित कार्य होगा वह सभी किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। या प्रकृति से जुड़े हुए जो भी कार्य होगा वह सब आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे कृषि हो गया, इसके अलावा पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सभी जो भी कार्य होगा वह सब किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसलिए हम इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र का नाम है यहां पर द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र। जितने भी नई नई वस्तु का निर्माण होता है वह उद्योग करता है, कोई कंपनी करता है, कोई फैक्ट्री करता है। तो इस द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग से जो आय आता है भारत सरकार को, उसे द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, या बिजली हो गया, उसका भी निर्माण होता है, नहीं है। तो इस तरह का जो भी जिसका नया नया निर्माण करता हो, उद्योग संबंधित कार्य हो, इसमें जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा। तृतीयक क्षेत्र देखिए यहां पर, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब सेवा कई प्रकार होता है। एक कहता है कि हाँ पतोहिया हमारा सेवा ना करा ले, होता ना है,
लेकिन उस तरह नहीं, वह सेवा अलग चला गया। यह सेवा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम यहां से कहीं गए और जाने में कुछ सवारी लेंगे ना, जब बस हो गया, ऑटो हो गया, तो हम वह व्यक्ति, वह बस वाला, वह ऑटो वाला यहां से हमें बैठा कर कहीं ले जाकर छोड़ दे रहा है। यहां से वहां तक क्या दिया, वो हमें सेवा दिया। बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, बैंक आपको सेवा देता है। दुकान में कोई वस्तु खरीदने के लिए, दुकान भी आपको सेवा देता है। तो जितनी भी सेवा संबंधित कार्य है सब किसमें आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संबंधित कार्य होता है, इसमें उद्योग संबंधित और इसमें सेवा संबंधित। अब हम लोग इसमें आगे जानेंगे कि भारत सरकार के पास इन तीनों क्षेत्रों में से कितना % इनकम होता है, आय आता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, हम कुछ यहां आंकड़ा लिखे हुए हैं। यह आंकड़ा 1947 का है और थोड़ा 2021 आंकड़ा है। यह जो है, जब हम आजाद हुए तो उस समय किस क्षेत्र से कितना जीडीपी भारत के पास आता था और किस क्षेत्र से आज कितना आ रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से 1947 में भारत के पास जितना जीडीपी था, उस सभी जीडीपी का 58.7% प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता था। और आज के युग में मात्र 21.82%। यह आंकड़ा पहले के मुकाबले आधा से भी कम हो गया है, क्योंकि आज अधिकांश लोग यह प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि सेक्टर को छोड़ रहे हैं। यहां देखिए, द्वितीय क्षेत्र में क्या है कि उस समय 14.3% था, जो आज बढ़कर 24.29% हो गया है। यह पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा हुआ है। और उस समय तृतीय क्षेत्र में लगभग 27% जीडीपी तृतीय क्षेत्र से भारत सरकार को आता था। आज यह बढ़कर 53.89% हो गया है। यह लगभग, इसको हम लोग 54% मान सकते हैं। तो इसमें सबसे जो है, यह कृषि क्षेत्र को आज लोग छोड़कर और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। क्योंकि कृषि में क्या होता है, कृषि आपको रोजगार तो बहुत देता है, लेकिन जब अंत में लाभ को जो आता है तो लाभ बहुत कम मिलता है। जब कोई व्यक्ति कृषि करता है ना, देखते हुए उसके पूरे फैमिली कृषि में लगा हुआ है, रोजगार सबको देता है, लेकिन लाभ बहुत कम आता है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो आज के युग में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में है, तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। आजादी के समय किसमें था, तो वह था प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में। यह बीच में होता है, जहां पूंजी होता है, पैसा होता है, वही उद्योग में इन्वेस्ट कर सकता है। अब आपको यहां से एक बताते हैं आंकड़ा। जैसे कोई व्यक्ति, कोई किसान जो है आलू का फसल लगाता है, आलू का फसल लगाने के बाद उसका जो है अच्छे से उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद कोई आता है कंपनी वाला, उस आलू को खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो ले जाकर फैक्ट्री में उसे चिप्स बनाता है। अब वह चिप्स बनाकर कोई दुकानदार के पास भेज देता है, दुकानदार उसे बेच देता है। तो प्राथमिक जो है, वो आलू उत्पादन हो रहा है, वो किस क्षेत्र में आएगा, प्राथमिक। अब वो आलू को कोई उद्योग वाला ले गया, उसे चिप्स बनाया, वो किस में आ गया, द्वितीयक में आ गया। और वह चिप्स को कोई दुकानदार बेच दे रहा है, या क्या कर रहा है, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो इस तरह जो है भारत के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान है। आजादी के समय कुछ और था और आज कुछ और है। आज अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्र में आ गए हैं, और इसके बाद जो कुछ भी है हम लोग कल पढ़ेंगे। हम लोग अर्थशास्त्र का जो क्लास चल रहा था, उसी में जो है यह पार्ट 2 आने वाला है। इससे पहले हम लोग
ये पार्ट 1 देख लिए हैं और यह जो है पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है पूरे विश्व में। इसके अलावा हम लोग इसमें पढ़ेंगे सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। इसमें पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन, इसमें पढ़ेंगे योजना आयोग, और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद और आर्थिक विकास की कुछ प्रक्रिया पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के अनुसार। देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक का नाम जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि राष्ट्र के संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति यानी कि किसी निजी व्यक्ति का अधिकार रहता है, तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे अर्थव्यवस्था वाला देश जो है अमेरिका है, इसके अलावा आपका जो है जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। यानी इन देशों में क्या होता है कि जो संसाधन है वो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में रहता है। इसका यहाँ पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में क्या होता है, जो भी संसाधन होता है वह सरकार के अधीन रहता है। अगर कोई भी संसाधन सरकार के अधीन में रहेगा तो वह सरकारी रहेगा, तो उसका उपयोग सब कोई कर सकता है, यानी सामुदायिक होता है। तो जिस देश में सार्वजनिक यानी सरकार के अधीन में अर्थव्यवस्था या कोई भी वस्तु सरकार के अधीन में रहता है तो उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है रूस है, चीन है और क्यूबा है। यानी रूस, चीन और जो है क्यूबा, और सारे देश है इसमें आदि करते हैं। यह जो है ऐसे देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड आदि लिख सकते हैं। यह ऐसे देश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनके यहां पर जो है समाजवादी है। यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, जहां पर कोई संसाधन है जो निजी व्यक्ति के हाथों में रहेगा और कुछ ऐसे है जो सरकार के अधीन भी रहेगा। तो वैसे अर्थव्यवस्था जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था रहता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वह अपना भारत है। भारत जो है यहां पर समाजवादी भी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो क्या बोलिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो भारत, जहां पर क्या है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यह जो है अर्थव्यवस्था का प्रकार था, इसमें 3 प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास के बारे में। देखिए जिस तरह जो है विकास का पद्धति शुरू हुआ उसी तरह एक नई शब्द आया, सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो भविष्य को देखकर यानी भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया विकास ही सतत विकास कहलाता है। आज जो है इसी प्रवृत्ति को अपनाकर हर देश, खासकर हमारा भारत जो है यह विकास कर रहा है, सतत विकास। देखो अगर रोड बनता है तो रोड बनाते समय कितनी पेड़ पौधे को काटा जाता है, उसे क्या हुआ, विनाश हो रहा है। लेकिन इस विकास के तहत पेड़वा तो काटा जाता है लेकिन बाद में रोड के दोनों तरफ पेड़ को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे संसाधन का क्षति भी नहीं होता है और हमारा काम भी जाता है। तो ऐसे विकास जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे कहते हैं सतत विकास। ठीक है, आगे यहां पर है क्वेश्चन पूछता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, यह जो है सुनने पर लगता है कि दोनों एक जैसा ही है और दोनों जो है इसमें खास अंतर नहीं है, थोड़ा मोड़ा अंतर है कि आर्थिक वृद्धि का प्रयोग वैसे देशों के साथ किया जाता है जो देश विकास कर चुका है। विश्व में होता है, एक होता है विकसित देश
एक होता है अविकसित देश, एक है विकासशील देश। जो देश विकास कर चुका है उसे कहेंगे विकसित, जो विकास कर रहा है उसे कहेंगे विकासशील, और जो विकास किया ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? अविकसित। तो जो देश यानी विकास कर चुका है, विकसित है, तो उसके उस देश में कोई वृद्धि होगा, कोई विकास होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका आर्थिक वृद्धि हुआ है। और जो देश विकास कर रहा है और उसमें विकास होगा तो उसके लिए हम कहेंगे आर्थिक विकास। जैसे अमेरिका का विकास तो क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास? आर्थिक वृद्धि कहेंगे। कहेंगे भारत का विकास होता क्या कहेंगे? आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि? भारत के बारे में तो आर्थिक विकास, क्योंकि भारत क्या कर रहा है? अभी विकास कर रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? वो विकास कर चुका है, इसलिए क्या कहेंगे? उसमें आर्थिक वृद्धि हुआ है। और भारत में क्या कहेंगे? आर्थिक विकास हुआ है। तो ये इस खास इसमें अंतर नहीं है, सिर्फ यही अंतर है कि इसका उपयोग हम लोग आर्थिक वृद्धि का उपयोग करते हैं विकसित देशों के लिए, और आर्थिक विकास का प्रयोग करते हैं विकासशील देशों के लिए। जो देश विकास कर रहा है तो आर्थिक विकास, और जो देश विकास कर चुका है आर्थिक वृद्धि, यानी जो विकास किया है ना उसे वृद्धि हो रहा है, और अभी क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन। क्या होता है आर्थिक नियोजन? आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यानी इसका कहने का मतलब है कि देश में जो भी संसाधन है उस सभी का उपयोग विकास के काम में करना, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जितने भी संसाधन है हमारे देश में कहीं कहीं पड़ा हुआ है, उसका उपयोग हम क्या करेंगे? कोई विकासात्मक कार्य करेंगे, नहीं विकास के लिए करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर योजना आयोग के बारे में। देखिए योजना आयोग, जब हम लोग आजाद हुए, जब हमारे हाथों में सत्ता आई, तो हमें जो है योजना बनाकर काम करने का जो है कई बहुत अधिक जरूरत था, यानी योजना बनाकर काम करना। इसके लिए जो क्या किया, उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा क्या किया गया? योजना आयोग की स्थापना किया गया कि कोई भी हम काम करेंगे तो योजना बनाया काम करेंगे और उस काम पर अधिक बल देंगे। इसलिए क्या किए? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी है, और इस योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। यानी कोई भी हम योजना बनाएंगे वह 5 वर्षों तक रहेगा, और उस योजना पर हम 5 वर्ष क्या करेंगे? काम करेंगे। और इस योजना का यानी योजना आयोग का हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? तत्कालीन प्रधानमंत्री। यानी जो उस समय प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया जाता है। इसके बाद उसी में जो है पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों का योजना की शुरुआत किया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना यहां पर जो है देख सकते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला, और इस योजना में कृषि पर बल दिया गया, क्योंकि पहले जो है हम लोग अधिकांश कृषि करते थे। आज भी कृषि होता है, लेकिन जो है लोग अब कृषि क्षेत्र को छोड़कर सेवा क्षेत्र में आ गए हैं। तो उस समय कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1951-56 में 5 वर्षों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। इस तरह जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से चला 61 तक। इसके बाद 7वां चला 1985 से 1990 तक। 10वां 2002 से 2007 तक। 11वां 2007 से 2012 तक। आज तक भारत में वर्तमान में जो है 2012 से 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना हो गया है। यानी पूरे भारत में कितना योजना हो गया है? जो है आपका 17 तक 12 पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इन्होंने क्या किया कि
जो योजना आयोग है उसे खत्म कर दिया, और योजना आयोग खत्म करके उसके जगह पर लाए नीति आयोग। योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग। तो 2017 तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका था। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना हुआ था, तो 12। ठीक है। और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1951 से 56 तक था। ठीक है। अब इसमें आगे देखेंगे कि जो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ, इसके बाद 2015 में क्या किए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग खत्म करके और क्या लाए, नीति आयोग लाए। और नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जिस तरह यहाँ पर योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उस तरह नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आज जो है कौन आयोग चल रहा है, योजना आयोग या नीति आयोग, तो नीति आयोग चल रहा है। ठीक है। तो अब यह नीति आयोग आज जो है चल रहा है और इसके तहत जो है योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। अब इसमें पढ़ लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन 6 अगस्त 1952 जो किया गया। इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो उस पंचवर्षीय योजना को राज्यों के साथ तालमेल बैठाना है। कि मानते हैं हम कोई योजना शुरू कर दिए और उसको राज्य में कैसे लागू करना है, तो राज्य में तो होता है मुख्यमंत्री, तो उसी मुख्यमंत्री से इस योजना के बीच तालमेल बैठाने के लिए, राज्यों से इस पंचवर्षीय योजना का तालमेल बैठाने के लिए क्या किया गया, जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। और इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हमेशा राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी जितने भी भारत में राज्य है उस राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे। और इनका काम क्या है कि योजना आयोग और राज्य के बीच तालमेल को बैठाना। ठीक है। तो यह जो है अब क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर आर्थिक विकास की कुछ प्रक्रिया, यानी किस तरह जो है आर्थिक विकास हुआ, पहले क्या था, अब क्या है, इसके बाद क्या होगा। यह जो है आर्थिक विकास की कुछ प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पहले था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब है कि पहले हम लोग किसी भी वस्तु का लेन देन करते थे ना, तो हम वस्तु से ही करते थे, यानी वस्तु दीजिए और वस्तु लीजिए। तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाया। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय था, इसका कुछ झलक आज भी देखने को मिलता है। जैसे कि आज भी गांवों में क्या होता है, हम लोग कुछ वस्तु देते हैं, कुछ वस्तु ले लेते हैं। जैसे कि बर्फ वाला हो गया, धान ले जाकर देते हैं बर्फ वाला को, और वो क्या देता है हमको, बर्फ दे देता है। तो इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी श्रम हो रहा है। लेकिन जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद क्या आया मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक मतलब होता है मुद्रा, पैसा, रुपया। ठीक है। अब जो है यह वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद कौन प्रणाली आया, पैसों की प्रणाली आया, रुपया की प्रणाली आया। अब उसके बाद आता है बैंकिंग प्रणाली, बैंक की स्थापना होने लगा। सबसे पहले है वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, तो क्या है बैंक की स्थापना होने लगा और बैंक में भी सुविधा देने लगा। तो क्या आ गया, कोर बैंकिंग प्रणाली। यानी कि आप कहीं पर आपको किसी का लेन देन करना है तो बिना बैंक गए घर से ही लेन देन करने की सुविधा क्या कहलाया, कोर बैंकिंग प्रणाली। और इस कोर बैंकिंग प्रणाली के बाद और विकास हुआ, और इसके बाद क्या आया, एटीएम आया, डेबिट कार्ड आया, और क्या आया, क्रेडिट कार्ड आया। इस सभी के बारे में हम लोग अगला जो चैप्टर है उसमें जानेंगे डिटेल से। यहाँ देखिए एटीएम, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन। यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसमें कुछ पिन होता है और उसमें एक प्लास्टिक का चिप्स लगा रहता है। तो यह अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन
इसका हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। अब एटीएम में ही क्या आया, डेबिट कार्ड। एटीएम और डेबिट कार्ड दोनों सेम होता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड या बैंकों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था है कि वैसे व्यक्ति को मिलता है क्रेडिट कार्ड जिस पर बैंक का विश्वास होता है, भरोसा होता है। क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। अब क्या होगा कि आपके बैंक में 5,000 रुपया है, कहीं गए कोई काम करने, आप कोई काम करते समय आप 10,000 रुपया का आपका खाता लग गया, तो 5,000 तो आपका है, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह 5,000 आपको उधार दे देगा। तो यह जो है एक्स्ट्रा पैसा भी देता है अपने ग्राहकों को। तो यह जो है सभी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। जिस पर आपका बैंक में आपका अधिक दिन से खाता है, बैंक का आप पर विश्वास है कि यह हमेशा लेन देन करते रहता है, पैसा रखता है, बहुत दिन से खाता हमारे बैंक में है, तो वैसे व्यक्ति को क्या देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। तो इस तरह जो है सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, फिर आया मौद्रिक प्रणाली, फिर आया बैंकिंग प्रणाली, उसमें भी आ गया कोर बैंकिंग, और उसके अंदर आया एटीएम, डेबिट कार्ड, और क्या आया, क्रेडिट कार्ड। तो यह जो है विकास से कुछ प्रक्रिया है। हम लोग जो है पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। क्लास 10 का जो है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए हैं। आज उसी क्लास यानी कि लेसन 1 को आगे बढ़ाएंगे, और यह पार्ट 3 रहने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास की माप सूचकांक, यानी किसी भी देश का जो है आर्थिक विकास किस किस तरीके से होता है, किस तरह निकलता है, उसी के बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में, यानी राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई पर कैपिटल इनकम। इसमें पढ़ेंगे माप विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद देखेंगे किस देश का राष्ट्रीय आय कितना आगे है, और साथ में देखेंगे हमारे भारत में जितने राज्य है उसमें सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है। और अंत में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी हमारे देश का किस तरह जो है और सबसे पहले किसने जो है रिपोर्ट जारी किया था। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, क्या होता है कि एक वर्ष, और वह एक वर्ष हम लोग मानते हैं जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन वह एक वर्ष नहीं होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है भारत का वित्तीय वर्ष जो है वह 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक ले है। यानी हम इसके बीच में जितना भी हमारा देश में इनकम होगा उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है उसी का मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, यानी कि अगले चैप्टर में जानेंगे विशेष से कि उसमें किस तरह निकलता है राष्ट्रीय आय। इसमें अगला हम लोग पढ़ना है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई पर कैपिटल इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी देश के अंदर जितनी जनसंख्या है और एक साल में जितनी आपका राष्ट्रीय आय आ रहा है, तो उस राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं और जो भागफल आएगा उसी को कहते हैं पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। जैसे समझिएगा यहाँ पर जैसे मानते हैं कि भारत में जो है एक साल में 10,000 रुपया इनकम हो रहा है, मान लेते हैं एक साल में भारत में जो है 10,000 रुपया इनकम हो रहा है, और भारत की जनसंख्या मान लेते हैं 100 जनसंख्या है, तो पूरी जो है 100 जनसंख्या कितना कमा रहा है एक साल में, 1,000। अब इससे हम लोग भाग देंगे, कितना बच गया, 10। तो यह 10 का निकल गया, एक व्यक्ति का आय निकल गया। यही जो है जो भागफल आता है यही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला भी होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी देश का पूरा आय कितना लोग मिलकर इनकम किया है उसे भाग दे देंगे
जो भागफल आएगा वही क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो सिंपल टर्म समझिएगा कि राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो है देखिएगा इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग कि भारत में 28 राज्य है और उसमें 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो है सबसे अधिक किसी राज्य का प्रति व्यक्ति आय है तो वह है आपका गोवा का। आप यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर 2021 से 2022 का डाटा रखे हुए हैं। 2021 से 22 में गोवा का प्रति व्यक्ति आय था यानी 4,22,149 रुपया। यह एक साल का एक व्यक्ति का गोवा का इनकम है और इसलिए गोवा में यानी गोवा पूरे भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है और पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कोई है तो वह है अपना बिहार। तो किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो है यही तरीका है कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। इसमें सबसे आगे है कौन, गोवा प्रति व्यक्ति आय में यानी इनकम करने में, कमाई करने में, और सबसे पीछे कौन है तो वह है आपका बिहार। देखिएगा पूरे भारत को मान लीजिए पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी एक साल में पूरे भारत का लोग जो है एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है। तो एक साल में प्रति व्यक्ति आय कितना है, $2450 में है। इसे लगभग हम लोग रुपया में बदलेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। यानी एक साल में एक व्यक्ति भारत के कितना कमाता है, 2 लाख रुपया। अलग अलग राज्य को बांट दिया जाएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखे हैं गोवा में यह अकेले कितना था, एक व्यक्ति 4 लाख लगभग कमा रहा था। इस तरह जो है सबसे पहले इस प्रति व्यक्ति आय को हमारे भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को 1868 में एक व्यक्ति थे, एक उद्योगपति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1868 में प्रति व्यक्ति आय यानी देश का आय निकाला कि एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपया कमाता है। और इस आय को, इस आंकड़ा को उनका एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में वह पहली बार प्रकाशित किए 1868 में। तो उस समय एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय मात्र आपको 20 रुपया था। यह उस समय 20 रुपया ही बहुत अधिक था। ठीक है, तो 1868 में सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय निकालने का कार्य किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। उनका पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्हीं पुस्तक में वह क्या किए, प्रकाशित किए। और उस समय एक व्यक्ति का एक साल का इनकम कितना था, 20 रुपया। अब देखिएगा इसमें आगे हम लोग पढ़ लेते हैं माप विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय यानी कि आर्थिक विकास की माप सूचकांक है। इसमें हम लोग पहले क्या पढ़े, राष्ट्रीय आय पढ़े, प्रति व्यक्ति आय पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, माप विकास सूचकांक। यह जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे भी बहुत ही संस्था जारी करता है, आपकी किताब के अनुसार जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा का डाटा दिया गया है। तो जो है सबसे पहले एक व्यक्ति थे, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। यह पाकिस्तान के रहने वाले थे, महबूब उल हक। यह क्या कहते हैं कि 1990 में पहली बार क्या करते हैं, माप विकास सूचकांक जारी करते हैं यानी कि HDI जारी करते हैं। और उसके तहत यह जारी करने का 3 ढांचा बताते हैं कि जब हम लोग HDI जारी करते हैं तो वह 3 तरीकों को देखकर। सबसे पहला तरीका है कि शैक्षणिक स्तर, कितना पढ़े लिखे हैं आपके यहाँ, जो है साक्षरता कितना है। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति कि किस तरह की वहां की शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य किस तरह है, और एक क्या है, प्रति व्यक्ति आय। इन 3 तरीकों के आधार पर
क्या जारी होता है, माप विकास सूचकांक यानी कि HDI जारी होता है। ये 3 तरीके से किसी भी देश का अगर HDI जारी करना होगा तो वर्ल्ड बैंक क्या देखेगा, देखेगा शैक्षणिक स्तर कितना, उसमें साक्षर व्यक्ति है, वहां का स्वास्थ्य किस तरह है, इसका वहां का प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी कितना लोग कमाता है। इन 3 तरीकों से क्या होता है, माप विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें भी इस तीनों तरीकों को देखने के बाद माप विकास सूचकांक यानी कि HDI जारी जब 3 तरीकों से किया जाता है तो पूरे विश्व में देखा जाता है कि कौन कितने स्थान पर रहा है। तो इसको तय करने के लिए 0 से लेकर 1 के बीच का रिपोर्ट तय किया जाता है। यानी 0 से 1 के बीच, जैसे मानते हैं 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इस कहां जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसमें देखा जाता है कि कौन कितने स्थान पर है और उसी के अनुसार जो है उसका अंक क्रमांक मिलता है। तो यहां देखिएगा, जो देश 0.08 से ऊपर है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। यानी जिसका इन 3 स्तर से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा प्रति व्यक्ति आय रहा या अच्छा माप विकास सूचकांक रहा, तो वह अगर 0.08 से ऊपर में आता है तो उस देश को कहते हैं विकसित देश। और जो 0.5 से लेकर और 0.8 के बीच में रहता है वह होता है विकासशील। और जो 0.5 से नीचे रहता है वो किसमें आता है, अविकसित में। विकसित मतलब विकास कर चुका है, विकासशील मतलब विकास कर रहा है, अविकसित मतलब विकास नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक आंकड़ा बनाए हुए हैं। आपके किताब के अनुसार जो है यह 177 देशों में है, जिसमें से सबसे आगे है नॉर्वे। सबसे अधिक किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो किसका है, नॉर्वे का है। और विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, नॉर्वे का है, जिसका जो है HDI है 0.965। अभी क्या बताया यहां से, यानी इसके ऊपर रहेगा, तो इसके ऊपर ना जी, तो यह किसमें आ गया, नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पाया। यहां पर देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो रिपोर्ट है यह पूरे विश्व में 3रा स्थान पर आता है। अब यहां देखिएगा भारत, यहां पर है भारत, जो भारत है पूरे विश्व में 126वें स्थान पर है। 177 देशों में 126 स्थान पर कौन है, भारत। किस मामले में, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। और यह जो है इसे हमसे भी आगे कौन है, श्रीलंका है, 0.755 है और यह पूरे विश्व में 93 स्थान पर है। यह आपकी किताब के अनुसार लगभग 2007 का डाटा दिया हुआ है। आज वर्तमान बात करें, 2023 की बात करें तो आज यह जारी होता है 182 देशों में। और इस 182 देशों में आज 2023 में भारत का स्थान है 132। यानी पूरे विश्व में जो है जब जारी होता है HDI तो उसमें आज कितना है, 132 स्थान पर है। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं देना, इतना याद नहीं करना है। याद आपका क्या करना है, अपने किताब के अनुसार। और यह क्वेश्चन पूछता है अधिकांश कि भारत का HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना स्थान है, तो कितना है, 126 स्थान है, ठीक है। यानी चीन जो है वह 81 स्थान पर है। यहां पर है बांग्लादेश जो क्या है 136 पर है। तो इस तरह जो है पूरे विश्व का HDI जारी होता है, जिसमें हमारा भारत का स्थान कितना है, 126वां स्थान है। पूरे विश्व में कितने देशों में, 177 देशों में। लेकिन आज कितना है, 132 है। कितने देशों में, तो 182 देशों में। अब देखिएगा यहां पर, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। यह तो पूरे विश्व को पढ़े कि HDI वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होता है। और सबसे पहले कौन जारी किया, तो महमूद उल हक 1990 में पाकिस्तान के क्या थे, अर्थशास्त्री। अब हम लोग पढ़ लेते कि भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर कौन सा राज्य कितना आगे है और कितना पीछे है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट
2002 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो 2002 में क्या करते हैं, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या जारी होता है कि भारत का राष्ट्रीय मानव विकास जारी होता है। इसके तहत वह क्या करते हैं, एक शब्द देते हैं जिस शब्द का नाम होता है बीमारू। और उस समय यानी 2002 के समय जो सबसे आगे था हमारे भारत के अंदर वह था केरल। सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2002 के अनुसार सबसे आगे था केरल। और उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी एक शब्द देते हैं जिसका नाम है बीमारू। बीमारू मतलब BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है या नहीं है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बीमारू, बीमारू याद है तो समझिए इसका पूरा आपका राज्य याद है। बीमारू और सब क्या है, बीमार है यानी कि पिछड़ा हुआ है। आज का नहीं, 2002 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब होता है कि देश के विकास में किस किस वस्तु का, किस किस उत्पादन का योगदान है। यानी देश के विकास में जो भी जिसका भी योगदान होता है उसी को कहते हैं आधारित संरचना, जिसका आधार बना हुआ है। इसमें क्या होता है, बिजली होता है, यातायात होता है, परिवहन होता है, अस्पताल होता है। यह ऐसी वस्तु है, ऐसा सेवा है जिसके माध्यम से किसी भी देश का विकास संभव हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें, तो देखें आर्थिक विकास की माप सूचकांक, जिसमें राष्ट्रीय आय क्या होता है यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है यानी कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है, यहाँ पर माप विकास सूचकांक क्या होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद देख लिए हम लोग राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट और आधारित संरचना। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसे दूर करने का उपाय, और वह जो है आपका दीर्घ में क्वेश्चन पूछता है और काफी क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे बिहार के लिए।